सभी साथियों का एक बार फिर एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर फिर से हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। देश में जो हालात है उसमें जो सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं वो मजदूर वर्ग है। इतिहास बन गया है और वर्तमान में भी जो है किसानों का आत्महत्या होना लगातार ये जारी है। वहीं इस लॉकडाउन जो महामारी कोरोना के चलते पूरे देश भर में जो व्यापक रूप से मजदूरों का जो हालात है उस पर हम फिर एक बार उपस्थित हैं। इसमें हम फिर से अपने विद्वान वक्ताओं को हमने शामिल किया है और हम आपको जो मजदूरों के हालात है उसके आरोपी कौन है जिम्मेदार, इस विषय के साथ हम आज फिर से उपस्थित हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, हम एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आपकी राय एक परिचर्चा हम शुरू कर रहे हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आपको राय देनी हो तो आप अपना विचार रख सकते हैं, हम आपको लिंक उपलब्ध कराएंगे। बहुत हजारों सालों से जिस मूल निवासी बहुजन समाज को बोलने से रोका गया उसको संविधान के माध्यम से बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ तो हमें इसके पूरा उपयोग करना चाहिए। आज जिस वर्ग का हम आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, वह उस वर्ग के पास बोलना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। हम मूल निवासी बहुजनों को संविधान के अधिकारों को समझते हुए बोलने का अधिक से अधिक हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जिस भी प्लेटफॉर्म में हम बोल सकते हैं ये बोलना ही चाहिए, क्योंकि बोलने से दिमाग में जो विचारधारा दुश्मनों की स्थापित है उसको हम बदल सकते हैं और विचारधारा से ही हम भारत में परिवर्तन कर सकते हैं। रक्त विहीन क्रांति के लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया है। तो फिर विचारों का शुरुआत करते हैं और मैं अपने सभी पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। मेरे साथ रांची से मनोज कुमार आजाद, कटिहार बिहार से अंधीर राम और पलामू आईएसएम धनबाद के स्कॉलर विकास कुमार हमारे साथ मौजूद है। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है सर। और जय भीम जय मूल निवासी। और फिर हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हम फिर आज उपस्थित हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है वो मनोज कुमार आजाद सर से है। ये जो हालात है सर, एक तो हम यह पहले से जानते आ रहे हैं कि एक तो जाति व्यवस्था के कारण जिसको जिस जाति में रखा गया उन्होंने उस पेशा को हजारों साल तक करने पे उनकी मजबूरी थी। जो पेशा उन्होंने अपनाया वही उनका पहचान बन गया और वही पहचान परंपरागत होने के कारण एक जाति व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन आज के हालात में भी लोग जिस तरह से त्रस्त हैं, लॉकडाउन हुआ, बड़े बड़े कंपनियां बंद हो गई, मजदूरों का मतलब भुखमरी के हालात पैदा हो गए, तो इसकी ओवरऑल आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आजाद सर। सभी साथियों को जय भीम जय मूल निवासी। जहां तक मजदूरों की बात है तो एक मजदूरों की जहां तक बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि एक उसका इंडिकेशन और उसका तात्पर्य एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों के साथ होता है। आज के जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, अगर देखा जाए तो संविधान लागू होने से पहले वो जो हमारा एक बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चर सेक्टर का ऑनर हुआ करता था, जो एक सर्विसेज सेक्टर का ऑनर हुआ करता था, जो आज के डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको कि एमएसएमई के रूप में डिफाइन करती है, एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर जो था, तो वो जो सेक्टर थे, तो उस समय चूंकि जिस हिसाब से विचारधारा थी, संविधान के आधार पर जातीय व्यवस्था थी, उसके तहत वो उसी एमएसएमई सेक्टर के मालिक हुआ करते थे और अपनी जो भी जातीय पहचान के तहत जो उनको डिफाइन किया गया था उस तहत वो अपने कार्यरत थे। ये बात अलग थी कि उनकी जो उस समय की भी जो आर्थिक स्थिति थी अच्छी नहीं थी, उसके लिए वो उस समय के हालात रिस्पॉन्सिबल थे। जिस हिसाब से उन लोगों के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर में थे वो सिर्फ ड्यूटी डिफाइन था, उनके राइट्स डिफाइंड नहीं थे। ड्यूटीज में सिर्फ उनको काम करना था, मैन्युफैक्चर करना था, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के बाद जो प्रोड्यूस या प्रोडक्ट होंगे
उनका जो कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, या उनका जो सेलिंग प्राइस होगा, वो डिसाइड करने का राइट उनको नहीं था। उनको भी बस उतना ही मिलता था जिनका कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट मिलता था, और उनकी स्थिति हजारों साल से वैसी बनी हुई स्थिति वो बनी हुई थी। संविधान लागू होने के बाद जब उस व्यवस्था को जब तोड़ दिया गया, संवैधानिक व्यवस्था जब लागू हुई जिसमें कि हर आदमी को उस व्यवस्था से फ्री कर दिया गया, तो फिर उस व्यवस्था पे एक दूसरे ढंग से चोट पहुंची गई। जो इस सेक्टर के जो काम करने वाले जो भी लोग हुआ करते थे, उनके जो भी पैसे थे, जो जातीय पैसे जिसको बोला अगर जाए, उसको भी एक पार्टिकुलर जो भी उस हिसाब से जो वो गेनर कम्युनिटी हुआ करती थी संविधान लागू होने से पहले, जो लाभुक वर्ग हुआ करता था, उन लोगों ने उसको छीनने का प्रयास करने के बाद किस तरह से वो, चूंकि उनके पैसे छीन गए और ऑटोमेटिक वो वर्कर और मजदूर में कन्वर्ट हो गए, तो उनके पास न पैसा रह गया, उनके पास अपने जीविका का कोई साधन न रह गया, और सिर्फ वो मजदूर वर्ग में कन्वर्ट हुए। संविधान निर्माताओं ने इसका ख्याल भी रखा था, और उसमें उन्होंने सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं की थी उसमें, तो किस हिसाब से जो संविधान लागू होने के बाद जो ये एक जो स्थिति जो बनेगी, जो समता की स्थिति बनेगी, तो इनके जो अपने जातीय पैसे हैं उसको भी छीन ली जाएगी, और उसके बदले में जो संविधान में जो प्रोविजन जो किया गया था, उस प्रोविजन को भी संविधान लागू करने वालों की जो जिम्मेदारी थी, उस प्रोविजंस को उन्होंने सही ढंग से लागू नहीं किया, जिसके कारण जो वो कल के जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के जो ऑनर हुआ करते थे, उस संवैधानिक व्यवस्था में वो एक मजदूर के रूप में हो गए, और मजदूर भी वो सुविधा विहीन मजदूर हो गए। क्यों सुविधा विहीन? क्योंकि संविधान में जो सुविधाएं उनके लिए निहित की गई थी उसको भी सही ढंग से और ईमानदारी से लागू नहीं किया गया, और जिसका परिणाम है कि आज जो कोविड महामारी इसके दौर में जो आप लोग देख रहे होंगे कि चारों तरफ मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और उनको फिर देखने वाला कोई नहीं है। जो भी अगर हो रहा है चैरिटी के नाम से यहाँ के लोग जो भी कर रहे हैं, तो ऐसा उनको दिखाया जा रहा है कि उनके ऊपर हम चैरिटी कर रहे हैं। एक्चुअली वो चैरिटी नहीं, उनका वो राइट था, जो राइट नहीं मिला उसके कारण उनकी ये स्थिति हो गई। इस तथ्य को छुपाया जा रहा है कि हमने राइट नहीं दिया, तो इसके कारण हम ये चैरिटी कर रहे हैं, तो चैरिटी को हाईलाइट किया जा रहा है, और राइट नहीं देने का जो टेंडेंसी संवैधानिक माहौल में जो था उसको छुपाकर इस हिसाब से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, और मजदूरों को बरवाया जा रहा है। विकास जी, क्या लगता है? एक तो आजाद सर ने बहुत क्लियर बताया, हम सीधे सीधे सरकार को दोष तो दे सकते हैं, जनता भी दे रही है कि हमने किसको वोट दिया, लेकिन बहुत हद तक मजदूरों को या आम जनता को भी इस सिस्टम के बारे में नहीं मालूम। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो नेता हैं वो हमारी बात नहीं रख रहे, उनको वो पूना पैक्ट का प्रभाव नहीं मालूम। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? कौन है जिम्मेदार इस हालात का? सर, मैं बताना चाहूंगा कि इस हालत का जिम्मेदार मानना है तो फिर बीजेपी, कांग्रेस, या फिर जो ब्राह्मणवादी पार्टी जो सरकार में रही आजादी के बाद से केंद्र में, उन्हीं के हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वो पक्ष में भी रही और विपक्ष में भी रही। और अभी जो आप हम लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में जो माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी सबसे बुरा स्थिति है, और इतना बुरा स्थिति है कि उन्हें जान का कोई महत्व अभी वैल्यू नहीं बचा है। जबकि हमने देखते हैं कि संविधान में उनके लिए जो इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर थे, उनके लिए एक ऑलरेडी एक्ट बना हुआ था, जिस एक्ट में प्रावधान था कि जितने भी लेबर इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में जाएंगे, उनका वहां पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। और दूसरी प्रावधान ये थी कि बिना रजिस्टर्ड जो लेबर हैं, उनको जो देने वाले हैं, वहां का जो रोजगार दाता है, वो बिना रजिस्टर्ड को नहीं देंगे। तीसरा इसमें यह था कि जो लेबर को ले जा रहा है दूसरे स्टेट में, उसका लाइसेंस। तो इस तरह से देखेंगे। और चौथा और भी था, प्रावधान चौथा था कि यदि आप स्टेट इंटर स्टेट ले जा रहे हैं लेबर को, तो उसको किस तरह से आप काम देंगे, कितना पैसा देंगे, सारे कंडीशन पे डिस्कस होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संवैधानिक अधिकार था, यदि लेबर माइग्रेंट लेबर के लिए मिला होता, तो आज जो देश में हम लोग जो देख रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर का आंकड़ा नहीं पता है कि कितने देश में माइग्रेंट लेबर हैं, किस स्टेट में कितने हैं। तो यदि ये एक्ट लागू हुआ होता, 1979 का जो इंटर स्टेट लेबर एक्ट था,
तो फिर हमारे सरकार के पास डाटा होती, तो डाटा होने से क्या होता कि किस स्टेट में कितने हैं, किस सिचुएशन में है, किसको कितना, किसके सिचुएशन कितने लाया गया, कितना लाना है, ये डाटा पता होता, आंकड़ा पता होता। और दूसरी बात कि इस डाटा से हम ये भी देख पाते कि जो वर्कर हैं किस कंपनी में हैं, किनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको सरकार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती। इस ऐसे सिचुएशन होने के बाद जो मजदूरों को प्रताड़ित किया गया, उसको रहने का घर नहीं मिला, इस कारण से वो भाग निकल पड़े पैदल या फिर बहुत बुरी स्थिति में, तो चीज नहीं होता। तो फिर ये कारण हुआ, मतलब कि संवैधानिक उसको अधिकार और संविधान जो आर्टिकल था वो लागू नहीं किया गया। तो नहीं किया गया, तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं किया गया? तो क्यों नहीं किया गया, या फिर ये जो सरकार की मंशा इनके लिए क्यों नहीं थी, तो जब हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड में, तो फिर देखेंगे कि ये जो मजदूर वर्ग हैं ये कौन लोग हैं। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि मजदूर वर्ग जो है किससे आते हैं, तो ये 99% मूल निवासी बोले हैं, या फिर SC ST OBC और इनसे परिवर्तित वर्ग के लोग हैं। तो ये जो सरकार जो द्विज है, जो बीजेपी कांग्रेस सरकार है, इन्हें पता थी कि ये जो वर्कर हैं, ये जो मजदूर है वर्ग है, ये हमारे वर्ग से नहीं है, तो इन्हें हमको जागृति नहीं करना है, इनका जो राइट्स है संविधान में उसको हमको लागू नहीं करना है। तो इस तरह से फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसको वो अधिकार उसको नहीं मिला, और नहीं मिला इस कारण से ये बुरी स्थिति में चले गए, और इसका और तो चले गए। फिर तो मेन कारण था कि हमको ये जो उद्योगों का जो सोच था कि यदि इनको सारा राइट दे देंगे, इनको जागृत कर देंगे, तो ये फिर जो हमारे जो हम जिन्हें गुलाम बना के रखे हुए हैं, जो SC ST OBC और इनसे परिवर्तित जो वर्ग के जो लेबर क्लास है, इनको हम फिर ये आजाद हो जाएंगे और फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और फिर नहीं रहेंगे तो फिर ये जागृत होंगे, फिर ये समाज में बड़े आएंगे, जुड़ेंगे, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से ये इनका मेंटलिटी SC ST OBC से होने के चलते, वर्ग से होने चलते मजदूर को इन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग मोटा मोटी ये देखेंगे कि ये जो दयनीय स्थिति मजदूरों की हुई, इसके पीछे जो ये द्विजों का सरकार रहा, बीजेपी कांग्रेस जो सत्ता में रही केंद्र की, उन्हीं की जिम्मेदारी है। जी मैं अंधीर जी के पास आ रहा हूँ। अंधीर जी, गवर्नमेंट दोषी है, बीजेपी कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, संविधान का अनुच्छेद 38 भी यह कह रहा है कि ऐसी आय की जो राज्य और विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है। संपत्ति का बराबर बंटवारा होना चाहिए। विकास जी ने एक बात और जोड़ा कि जो सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम है, उसमें जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो मजदूर वर्ग है। आप क्या कहेंगे इस विषय से संबंधित? जी, सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बताए कि लगभग 99% हमारे ही कैटेगरी से, हमारे ही समाज से मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो हम देख रहे हैं कि किसान मजदूर जो बाहर हैं, शहरों में हैं, और उनके परिवार जो गांवों में हैं, जो शहर में जो किसान मजदूर चाहे मजदूर हैं, और जो गांव में जो उनके परिवार है या किसान मजदूर है, दोनों आज बेरोजगार बना हुआ है। गांव में कृषि कार्य बंद है, शहरों में उद्योग धंधे बंद है। ये जो महामारी आई, इस महामारी के कारण हमारे लोग रोजगार हो गए और भूखमरी का शिकार बनने के कगार पर पहुंच गए। सबसे शुरू में सरकार ने भरोसा दिलाई कि हम सभी मजदूरों की देखभाल करेंगे और उनके रख रखाव का उचित प्रबंध करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सरकार जो है पीछे हटने लगी और तरह तरह के ढांढस बनाने का प्रयास किया जाने लगा। अंत में जब मजदूरों द्वारा देखा गया कि अगर हम सरकार की बातों में आकर अगर हम शहरों में अड़े रह जाते हैं तो हम जो महामारी है उससे तो बाद में मरेंगे, भूखमरी से हम पहले मर जाएंगे। साथियों, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या स्थिति है। अंत में जो क्या हुआ, जब उनके आने जाने की व्यवस्था नहीं बनी तो सरकार स्वावलंबी
बनने का जो तरीका था उनका, उसके तहत लोग पैदल ही मार्च कर दिए। हमारे जितने मजदूर पैदल मार्च करने की वजह से रोड पर मारे जाने लगे। हमारी माताएं सड़क पर ही बच्चे जन्म देने लगी। हमारी माताएं जवान बच्चों को अपने कांधे पर लेकर के दौड़ रही है। ऐसा हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में सारी बातें आ रही है। उनके पास जो तकलीफ है, उस तकलीफों का अंबार है, उसको हम गिनाने में असमर्थ हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये हमारे वर्गों के साथ ही है, क्योंकि जितने भी मजदूर हैं ये SC ST OBC समाज से ही मजदूर आते हैं। तो ये जो बाद में जो सोशल मीडिया का दबाव बना, विभिन्न संगठनों का सरकार पर दबाव बना, और हमारे देश में जब देखा गया कि मजदूर अब हमारे बात में आने वाली नहीं है, सभी मजदूर निकल करके पैदल ही अपने घर की तरफ पलायन करने लगे हैं, तब दिखावे के लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है। गिने चुने ट्रेन चला रही है, गिने चुने बसों को चलाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए, ताकि ये लोगों को लगे, समाज में लगे कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं तो ये कहीं भी पूरे देश दुनिया में अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो एक ये बात है कि हमारे समाज के लोगों की जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके साथ घोर समस्या है। हमारे जो अभी जो कृषि का समय था, उसमें जो पैदावार पैदा हो रही है उसके कोई खरीदने वाला नहीं है, और औने पौने दाम में या फिर उसको सराहने के लिए विवश हो गया है। तो ये है, अभी के जो मौसम था उसका लाभ हमारे किसान नहीं उठा रहे हैं, और जो मजदूर हमारे शहरों में है वो मारे फिर रहे हैं। हमारे मान्यवर काशीराम ने बताया है कि हमारा जो सत्ता का संचालन हो रहा है वो ब्राह्मण और बनिया के गठजोड़ के माध्यम से चल रहा है। ब्राह्मण सत्ता में और शासन में है, और बनिया आर्थिक रूप से हमारे समाज को गुलाम बनाए हुए हैं। और बाबा साहब ने आज़ादी के समय ही ये बात कह दी कि ये जो राजनीतिक जो आज़ादी है, जब तक हमको सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती तब तक ये अधूरा है, और हम सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बिल्कुल हम इन शासक वर्ग जो ब्राह्मण बनिया गठजोड़ है उसके गुलाम बने हुए हैं, और हमारा समाज गुलाम बना हुआ है। अब देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार जिनके वोट के माध्यम से जीत करके सत्ता और शक्ति में आई है, वो हमारे लोगों को और इन वर्गों को ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो हमारे समझ से इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण ये हैं, जो सरकार हमारे वोट से सरकार बनाती है वो वोटर की चिंता नहीं कर रही है। इसका मतलब उनको वोट देने की कोई चिंता नहीं है। तो क्यों चिंता नहीं है, इसका हम एक कारण समझते हैं कि ये ब्राह्मण बनिया जो गठजोड़ है, सत्ता में बने रहने के लिए तो प्रशासन है उसमें गैर अनुपातिक तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि शासन उसके पूरे कंट्रोल में है। एक दूसरा, उसके पास एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन है, और तीसरा वो तकनीकी रूप से सक्षम है। और इन तीनों के मिला जुला करके ये जो है ये जीतने के जुगाड़ में कामयाब हो रहे हैं, जिसके कारण इस मुद्दे पर जो है हम आएंगे, आगे विश्लेषण पर आएंगे। आजाद सर, मैं आपसे दूसरा सवाल लेके आपके पास आता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि आर्थिक जीवन में विषमता का अंतर बढ़ना नहीं चाहिए। अगर देश के लोगों में भयानक आर्थिक विषमता रह गई तो वह खून से लथपथ क्रांति के बीज साबित होगी। आगे वो बोलते हैं, यह राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए देश के राज्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि देश में राजकीय लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। लेकिन सर, हुआ क्या? लॉकडाउन होने के बाद विदेशों से जहां लोगों को हवाई जहाज से लाया गया, वहीं मजदूरों के लिए बस और रेलगाड़ियां बाद में तो व्यवस्था किया गया, लेकिन उनकी राशि वसूली गई। पहले रेल मंत्रालय ने कहा हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में पैसा वसूला गया। यानी दो तरह की पॉलिसी एक भारत में देश के रहने वाले नागरिकों के बीच हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? दोहरी नीति ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो जैसा कि अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया, हमारे देश की सबसे दुर्भाग्य इस बात का है, जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात आती है तो ऐसा लोगों के ऊपर
उनकी क्योंकि जो उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियां में जो भी इकोनॉमिक था वो बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्लास, तो इसीलिए कास्ट एंड क्लास को संविधान में जोड़ना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो थे उनके आइडेंटिफिकेशन वो आपकी सर आपकी आवाज कट रही है और वीडियो भी रुका हुआ है। आजाद सर, नेटवर्क का कुछ लगता है प्रॉब्लम चल रहा है। फिर आएंगे हम सर आपके पास। विकास जी, क्यों दोहरी होती है, क्या कारण है इसका? सर इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपने जो बताया कि वर्ग का मामला, जाति का मामला है यहाँ पे, कि जो आपको देखेंगे कि जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग से लोग हैं वो बहुत कम, एका दुक्का मिलेंगे जो बाहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, तो उन्हें ये चीज, उनके पास डाटा है बाहर कितने लोग रहते हैं, यहाँ सरकार के पास डाटा है, पासपोर्ट के माध्यम से इसके पास सारा डाटा है कि बाहर में कौन लोग हैं। भले सरकार के पास ये डाटा नहीं है कि प्रवासी मजदूर, जिसको ये माइग्रेंट वर्कर को जो बोल रहा है प्रवासी मजदूर, वो कितने हैं, कितने स्टेट फंसे, ये डाटा नहीं है। तो इससे उसको अच्छे से पता है कि ये हमारे लोग हैं, मतलब ये हमारे वर्ग के लोग हैं, हमारे जाति के लोग हैं, तो उसके करोड़ों खर्च करके उसको हवाई जहाज से ले आता है, और उसे मतलब ये नहीं सोचता है कि उसमें कोरोना है नहीं है, वो देश को फैलाएगा, देश में लाएगा कोरोना, क्या होगा। तो ये चीज हम देख रहे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ देख रहे हैं कि हमारे सरकार के पास डिफरेंट स्टेट से स्टेटमेंट आता है कि हमारे पास फंड नहीं है जो हम माइग्रेंट वर्कर को लाएं। जब सरकार ने किसी तरह से 1 महीना बाद देती है परमिशन कि आप लाइए वर्कर को, तो बोलते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो डिस्कशन होता है तो उसमें बोला जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है मजदूर को लाने के लिए ट्रेन से। अब दूसरी तरफ हम देखें कि वो फ्लाइट से लाया गया, तो इसमें मामला ये जाति वर्ग का था कि ये जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग हैं इनके लिए हमको टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, और जो जिसको हम लोग स्वर्ण अपर क्लास बोल रहे हैं, द्विज हैं, उन्हें हवाई जहाज से लाया गया। जबकि देश में जो कोरोना आया, कैसे कोरोना आया, तो ये क्लियर है कि ये देश में कोरोना बाहर से आया, अदर कंट्री से आया, मतलब हवाई जहाज से आया, मतलब उन्हीं के माध्यम से आया, जो करोड़ों खर्च करके बाहर के लोगों को लाए, उन्हीं के माध्यम से देश में कोरोना आया। और उसी कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, इसी चलते हमारे जो देश के जो हमारे जो मूल्यवाही समाज है वो परेशान होता है। तो एक तरफ हमको परेशान हमारे समाज के लोग हो रहे हैं, दूसरे तरफ हमारा जो ये केंद्र सरकार जो हमारे मूल्यवासी जो देश का जो संपत्ति है, इस संपत्ति को खर्च करके बाहर से लाता है। और बाहर में कौन लोग रह रहे हैं जिन्हें देश से ज्यादा मतलब नहीं है, यदि उन्हें मतलब हो तो देश में होते हैं, तो जिन्हें देश के लिए कोई मतलब नहीं है उनके लिए हजारों करोड़ों खर्चा करके लाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से देश में कोरोना फैलता है, महामारी फैलता है। और इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो वर्ग है वो तबाह होते हैं। तो ये पूरी तरह से दोहरी नीति है। अब इसी नीति के कारण क्या हुआ कि हमारे जो देश के जो वर्कर हैं उन्हें भूख लगता है उनका फिर कट गया है। हेलो सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपका वीडियो कट रहा है सर, काफी नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, क्या? हाँ, अंदिर जी के पास में आ रहा हूँ। अंदिर जी, हाँ, दोहरी नीति पर आपकी क्या राय है जी? ठीक है, सबसे पहले हम कुछ सेकंडों में मैं अपनी आगे की बात पूरी कर लूं, सब जवाब दे आखिर कौन है, उसके बाद मैं उस मुद्दे पर फिर अपनी बात राय रखूंगा। हम जो देखते हैं उनको हमारी चिंता नहीं है। दूसरा, जो मजदूर मालिक है, मजदूर और मालिक का जो संबंध है, जैसे दुनिया के देशों में उस तरह से भारत में मजदूर और मालिक का संबंध नहीं है, बल्कि इनका जो संबंध है शोषित और
शोषक का संबंध है, अवर्ण सवर्ण का संबंध है, यानी वर्णागत संबंध है, जिसके कारण ये अपने मजदूरों से, जैसे बाहर के देशों में लोग सहयोगी और मधुर संबंध बनाए रखता है, उस तरह से यहाँ नहीं रखा जाता है। यहाँ जबकि मजदूर के साथ घृणा का संबंध रखा जाता है। इन सब तथ्यों से अगर देखते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि अब जो लॉकडाउन किया गया, एकाएक लॉकडाउन कर दिया गया, उनको अपने मजदूरों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। लॉकडाउन करने के बाद जो सरकार का बिहेवियर था, वह जो है उस दोनों को देखते हैं तो ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले कि बिना बाहर से लोगों को बुला लिया गया, परंतु यहाँ के लोगों को घर नहीं पहुंचाना, इसमें सरकार की एक साजिश है। वो चाह रही थी कि हमारे जो पूंजीपति वर्ग है, जो उद्योग कर्मी है, उनका उद्योग धंधा बंद नहीं हो। सर्वप्रथम अपने ही बदौलत मजदूर जो है यहाँ अड़े रहे, लेकिन वो मजदूर कब तक बिना संसाधन की अड़ती? तो इसलिए मजदूर को अपने हालातों से समझौता कर शहरों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसके बाद इसी पीरियड में श्रम कानून बनाया गया, यानी मौके का फायदा उठाया गया। इस अवधि में कोई भी मजदूर उनके कानून का खिलाफ भी नहीं कर सकती है। तो हम देखते हैं कि इन सब कानून बनने और ये जो लॉकडाउन का स्थिति है और हमारे मजदूरों की स्थिति है, ये सब का जवाब दे वही लोग है जो हमारे माने परंपरागत रूप से हमारे वर्गों को सताते आ रहा है और हम पर शासन और सत्ता स्थापित करते आ रहा है। अगर आगे कहना है कि इसके लिए जो है दोहरे मानदंड कैसे अपनाया जा रहा है, इस मुद्दे पर मैं आता हूँ। जैसा साथी बता रहे थे कि ये जो कोरोना का मरीज बाहर से लाया गया और जो बाहर से लोग आए उनको क्वारंटीन नहीं की गई, और हमारे देश की जो स्वास्थ्य सुविधा थी उसका उपयोग उन्होंने खूब किया और अपने आप को उन लोगों ने सुरक्षित कर लिया और अपनी जो बीमारी थी हमारे समुदाय में फैला दिया। जब हमारे समुदाय में फैला, जब मूल निवासी वर्ग में फैला, तो फिर इनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो समुचित और पर्याप्त नहीं था, जिसके कारण आज हमारे लोग मारे फिर रहे हैं और ये हो रहे हैं। आगे अब हम देखते हैं इनके दोहरे मानदंडों को। इसी पीरियड में सरकार द्वारा विभिन्न तरह की घोषणाएं की गई। सबसे पहले देखिए उनकी घोषणा कि मिल मालिकों से उनको सरकार द्वारा कहा गया कि आप जो है पहले मजदूरों को वेतन दीजिए, और सरकार जो है अपने कर्मचारी के साथ क्या किया कि उनके डीए पर रोक लगाया, उनके एरियर भुगतान पर रोक लगाया और उनके वेतनों में कटौती की घोषणा की गई। यह उनकी दोहरा चरित्र दिख रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं कि मकान मालिकों से उसने उनको कहा कि आप जो है मकान किराया नहीं लेंगे, और जब ट्रेन की सुविधा दी गई तो उन्होंने हमारे मजदूरों से ट्रेन का ज्यादा ही भाड़ा वसूला गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया गया। तो ये है इनका माने दोहरापन चरित्र और दोहरा मानदंड। हमारे साथ कुछ दूसरा और अपने लोगों के साथ दूसरा ट्रीटमेंट किया जाता है, ये है उनका दोहरा मानदंड। अभी ठीक हो। देखिए सबसे पहले तो हमारे मजदूरों में जो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है उनको पता नहीं है। और जहां मजदूर की बात आती है, अपने कृषि क्षेत्र की भी बात आई, तो प्रावधान था
एक संविधान सभा और काफी चर्चा परिचर्चा के बाद जो हमारा जो मजदूर वर्ग है, और भारत के संदर्भ में ये कहा गया है कि हमारा इकोनॉमी का और जीडीपी का एक मेजर पोर्शन 60-70 जो पार्ट है 70% वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आने के बाद भी अभी तक एक चाल के तहत कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। उद्योग का दर्जा नहीं देने के पीछे जो हमारा सबसे बड़ा जो बैकग्राउंड है ना, जो सबसे बड़ा बैकग्राउंड है उसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे यूनिट हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो हमारा इनपुट है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। वो अगर कृषि को उद्योग का दर्जा अगर हम देते हैं तो उन पर वो लागू हो जाएगा, उन पे फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाएगा, उन पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लागू हो जाएगा, वो जो ईपीएफ की जो हमारी स्कीम है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है, वो लागू हो जाएगा। हमारा जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी का जो प्रोविजन है वो उस पर लागू हो जाएगा। तो एक चाल के तहत अभी तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, काश जी ने जैसे बात की कि रजिस्ट्रेशन की बात की, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा मजदूरों का? कोई भी ऐसा सेक्टर, खास करके आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, सर्विस सेक्टर नहीं है जो कि वो एक समझिए कि वो स्कैटर्ड, वो हमारा वो सेक्टर है। वो स्कैटर्ड सेक्टर होने के कारण मजदूरों का प्रॉपर सर्वे नहीं है, मजदूरों का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, वो किसी तरह का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उससे गाइडेड नहीं होते हैं। अभी जिस तरह से बात होगी मजदूरों, ये जो अनगिनत मजदूर जो आज के दिनों में जो सड़कों पे गुजर रहे हैं, वो कौन मजदूर हैं? वो अनअकाउंटेड हैं, उनका कोई न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिकॉर्ड है। अगर एग्रीकल्चर, आप अगर पंजाब हरियाणा जो मेजर पर्सन है और खास करके बिहार झारखंड का जो हमारा एरिया है, वो अगर यहाँ के अगर मजदूरों को लेंगे, वो उनके जब जो भी यहाँ से माइग्रेंट जो वर्कर है उनका 70-80% वो पंजाब में जाके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वहां पे इन्वॉल्व है। और आपके जो ईएसआईसी का प्रोविजन है, ईएसआईसी के प्रोविजन में कोई भी यूनिट अगर वहां पे अगर मिनिमम 10 वर्कर अगर काम करता है तो उसको ईएसआईसी के प्रोविजन से गाइड होना पड़ेगा। अगर उनको ईएसआईसी का अगर कवरेज मिलता जिसमें कि उनका एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का एक डिटेल होता, उनको एक इंश्योरेंस का कवरेज मिलता और ईएसआईसी का प्रोविजन देगी, उसमें सारे प्रोविजन है वहां पे। तो सारा प्रॉब्लम की जड़ वही है, क्योंकि उनकी कोई गिनती नहीं है। और खास करके जहां तक बात की मजदूर वर्ग को क्या करना चाहिए, मजदूर वर्ग को तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जहां भी जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं उनको ये मांग उठानी चाहिए कि हमको ईपीएफ के दायरे में लाइए, हमको ईएसआईसी के दायरे में लाइए। हमारा आप उद्योग के लिए उद्योग आधार कार्ड की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए एक मजदूर कार्ड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो एक प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड होगा। हमारा टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा चुकी है, मजदूर अगर घर छोड़ रहा है उसके घर वाले को भी पता नहीं होता है वो किस एरिया में किस यूनिट में काम कर रहा है। उसके घर वाले को सिर्फ पता है वो पंजाब में काम कर रहा है, लेकिन उसका किस ऑनर के साथ काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज है कि नहीं, उसका जो फ्यूचर जो टर्मिनल अगर अपन सुपरएनुएशन बेनिफिट है, अगर वहां से अगर काम करके वो लौटता है उसके बाद उसको कुछ बेनिफिट है कि नहीं, अगर उसका कोई एक्सीडेंट होता है उसमें कोई उसका कवरेज है कि नहीं, उसके बाल बच्चे को कुछ अगर प्रोटेक्शन है कि नहीं। हमारा कहीं कुछ एक मजदूर वर्ग अनसिक्योर्ड फॉर्म में, एक असुरक्षित माहौल में हर समय काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वर्तमान से लेकर आजादी के बाद और संविधान लागू होने से बाद तक सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, इसको जानबूझकर बरकरार रखा गया है। क्योंकि आप देखेंगे खास करके जो ईपीएफ का एक्ट है 1952 में लागू हुआ, और 1952 में लागू होने के बाद उसके बाद बहुत सारे मिनिमम वेजेस एक्ट आए, सारे चीज आए, लेकिन आप किसको दे रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट? आपके पास तो एम्प्लॉय का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहां पे जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट कहने के लिए आप लागू करते हैं, आपकी जो कोई भी हमारा जो मजदूर कहीं भी 100, 200, 500 तक जितने भी हैं वहां पे इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका कोई पेरोल सिस्टम नहीं है। वो पेरोल में है नहीं तो ईपीएफ में कहां से आएंगे, वो ईएसआईसी कवरेज में कहां से आएंगे? ये जितना भी अभी वर्तमान में खिचड़ी बांटने की प्रवृत्ति और ये माइग्रेंट मजदूर को लाने की प्रवृत्ति का सिर्फ और सिर्फ समाधान है कि उसको मजदूरों को एक
उस और एक स्वर से उनको डिमांड होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर हमारा मजदूर आधार कार्ड आप इशू करवाओ। हम तभी काम करने जाएंगे जब हमारा ईपीएफ के दायरे में हमको अपलाएंगे। हम तभी वहां पे काम करने जाएंगे जब हमारा ईएसआईसी के कवरेज में हम लाएंगे। और आप देख लीजिए, लेकिन ये जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे मजदूर है, वो उन तक ये बात आती नहीं है कि उनके लिए भी ये प्रोविजन है। ना हमारा मीडिया कोई काम करता है। जो भी हमारे जैसे संगठन है, हम लोग जिस भी माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये जानबूझ के उनको अंधेरे में रखना है। और ये उनको अंधेरे में रखा जाता है। ये हमारे मजदूरों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो असुरक्षित माहौल चल रहे हैं, तो ये कोरोना जो महामारी जो हमारी फैली है, ये उनके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि ये एक भले ही ये निगेटिव अभी एक माहौल है, महामारी की स्थिति है, लेकिन जहां तक आपने सम्राट अशोक और मौर्य वंश की बात की, वहां पे कृषि का इंपॉर्टेंस था। वहां पे जो कृषि पे आधारित जो मजदूर थे, एक उद्योग के दर्जा के रूप में वहां पे कृषि पे लेते थे। उस समय आप देखेंगे कि भारत की जीडीपी कहां से कहां थी, और वो दुनिया में नंबर 1 हमारी जीडीपी हुआ करती थी। आज के दिनों में भी हमारी वो स्थिति बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो एक मेजर चंक है, जो हमारा मजदूर वर्ग, उसको आप एम्प्लॉय के कैटेगरी में ले आइए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने आर्टिकल 38 और पार्ट 4 की बात की, जो उसके प्रोविजन है, उसके प्रोविजन का 10% भी हमारे अगर मजदूरों के हित को ध्यान में रख के अगर ईमानदारी से अगर उसको लागू कर दिया जाए, तो ये कोविड क्या है, 1000 कोविड भारत झेलने के लिए तैयार है। लेकिन खर्च तो हम करते हैं, तमाम सोर्सों से हम खर्च करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी नीयत सही नहीं है, तो कोविड गया, वो हमारा एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं होगा, स्थितियां फिर वही बनेगी। सिर्फ और सिर्फ मेरा आग्रह और मेरा एक आह्वान उन मजदूरों से ये होगा कि भैया थोड़ा सा आप संविधान की तरफ वापस आइए, थोड़े से अपने आप को प्रबुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अगर आप अपने आप को प्रबुद्ध बनाने की कोशिश नहीं करते हैं और नहीं करते हैं, तो ये स्थितियां बार बार आपके साथ होती रहेगी। तो ये कोविड-19 से उनको सीख लेनी चाहिए और एक नई मानसिकता डेवलप करनी चाहिए, जो कहीं माइग्रेंट होने से पहले सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन की बात वो सोचे कि हम वहां पे प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं। अगर इस तरह से स्थिति क्रिएट होता है, तो फिर क्या मेरी स्थिति हो गई, फिर सारे समस्याओं का समाधान मेरे हिसाब से यही होगा। बिल्कुल। विकास जी, तो हमारा जो इतिहास में जो आंदोलन चला, उस वक्त जो बहुजन समाज रहा, वो शिक्षा से काफ़ी दूर रहा। फिर भी फूले साहब ने, बाबा साहब ने, रैदास ने, उन्होंने जो आंदोलन चलाया, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आंदोलन में शामिल किया, व्यवस्था परिवर्तन में उनका भी साथ लिया। आज जो मजदूर जिस हालात में अपना घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मतलब बहुत बुरे हालात होते होंगे तभी कोई अपना घर छोड़कर प्रदेश जाता होगा। कल मैं एक वीडियो भी देख रहा था कि एक महिला अपनी बहन के यहाँ दिल्ली गई हुई थी, गुड़गांव, और उसका पता चला उसका पति कहीं गुजर गया, मतलब गांव में, और वो आ नहीं पा, मतलब बहुत ही जटिल स्थिति में लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत बुरे हालात में है। क्या लगता है, एक तो मीडिया का जो बदमाशी है, सरकार की जो बदमाशी है, उस हालात में मजदूर क्या करना चाहिए, उनको क्या कर सकते हैं वो? विकास जी। मजदूर को, जैसे देश में जितने मजदूर, सारे मजदूर को सबसे पहले एक होना चाहिए, मैंने यूनाइट हो जाना चाहिए। लेकिन यूनाइट होने में जो समस्या आ रही है, ये यूनाइट होना चाहते हैं नो डाउट, क्योंकि इनके पास समस्या है, तो ये समाधान अपने किसी न किसी लेवल से ढूंढते हैं, तो चाहते हैं कि हम यूनाइट हो। लेकिन इनको जो लीड करने वाले, मतलब जो यूनियन है, जितने मजदूर का यूनियन है, आप देखेंगे रेलवे का, मतलब ये आप रिक्शा चलाने का यूनियन का आप देखेंगे, तो जो उसका अध्यक्ष बना हुआ है वो कार से घूम रहा है। मैं धनबाद में रहता हूं, मैं देखता हूं कि टेम्पो यूनियन जो है, उसका जो अध्यक्ष है वो कार से घूम रहा है, उसका 10-10, 20-20 गाड़ी चल रही है, वो ऑटो का ड्राइवर का यूनियन में है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि जो मजदूर क्लास को जो लीड करने वाले लोग हैं, यूनियन ये जो जोड़ने वाले लोग हैं, वो हमारे वर्ग से नहीं है, मतलब जिस वर्ग से मजदूर आते हैं उस वर्ग से उसको लीड करने वाले नहीं है। तो इसलिए उसको यूनाइट करने के लिए हमारे जो बहुजन समाज के जो संगठन है, उस पे जिम्मे आता है कि उनका, मतलब कि ये जो बहुजन क्लास, जो बहुजन मूल्यवासी का जो संगठन है, जैसे मूल्यवासी संघ है,
और भी संगठन है, बहुत सारे संगठन देश में है जो लोकतांत्रिक पद्धति से मतलब नेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस जो वर्ग, ये जो मजदूर वर्ग है, इसको हमें यूनाइट करें। और यदि यूनाइट कर पाते हैं हम लोग सक्सेसफुली, तो उनका जितने संवैधानिक अधिकार है वो अपना फाइट कर सकते हैं, अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक संख्या दिख जाएगा। यदि हमारा समाज या हमारा संगठन यदि उसको यूनाइट करता है, तो यूनाइट होने से उसका मेंबरशिप होगा कि हमारे देश में कितने मेंबर हैं, कितने मजदूर हैं। भले सरकार उसका रजिस्ट्रेशन ना करे, लेकिन हम उस संगठन के माध्यम से उसको रजिस्टर करके हम अपना संख्या दिखा सकते हैं। और उस संख्या के माध्यम से जो संवैधानिक अधिकार जो नहीं मिल रहा सरकार के द्वारा, उस सरकार से मांग कर सकते हैं। पहला यह माध्यम हो सकता है। और दूसरा, जब हमारा जो वोट है, वोटिंग राइट्स है, जब हमारा एक चुनाव आएगा, तो उस चुनाव में हम लोग देखेंगे कि जो मजदूर वर्ग के जो खिलाफ वर्ग है उसको वोट नहीं देना है, और जो फिर मजदूर के लिए काम कर रहा है, मजदूर हित में काम कर रहा है, उस तरह का संगठन है, उस तरह की पार्टी है, उसका पोलराइजेशन अपने आप मजदूरों का उसमें होगा। फिर उस होने से क्या होगा कि मजदूरों को यदि जनसंख्या दिखेगी, संख्या दिखेगी, तो फिर सत्ता में आएंगे, फिर मजदूर अपना हक अधिकार लेंगे और फिर उनकी स्थिति नहीं आएगी। तो उनको मतलब यूनाइट होकर अपने हक अधिकार को लेना होगा। इनमें अहम जो योगदान होगा, तो जो मूल्यवासी समाज से जो संगठन काम कर रही है नेशनल लेवल का, इंटेलेक्चुअल क्लास का, उन्हीं के माध्यम से हो सकती है। क्योंकि ये जो मजदूर वर्ग है वो अपने से संविधान नहीं पढ़ पाएंगे, अपने से हक अधिकार नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारा जो वर्ग है इंटेलेक्चुअल क्लास, और उसके माध्यम से जो संगठन चल रही है, उनके माध्यम से इसको यूनाइट किया जा सकता है और उनके हक अधिकार और समस्या को समाधान किया जा सकता है। ओके, मैं अंधीर जी के पास आऊंगा सवाल के साथ। एक तो बातें आई कि संविधान के तरफ मजदूरों को सोचना विचारना चाहिए, एक वो ये बातें आज़ाद सर के माध्यम से आई। विकास जी ने भी बहुत गंभीर बातें रखी कि ऑर्गेनाइजेशन तो है मजदूरों का, बहुत सारे रेलवे यूनियन वगैरह सब हैं एसोसिएशन, लेकिन उसका जो लीडरशिप है वो 15% आर्य विदेशियों के हाथों में है। तो एक तो इस पर गहन मंथन चिंतन की आवश्यकता है। वो लीडरशिप हमारा होना चाहिए, जिसका ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी विचारधारा, उसका लीडरशिप होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये घोषणा किया है कि जो जहाँ पर है वो कॉपरेट करे मजदूरों को, और उनको सही चीज़, ये वक्त है जितना संभव हो सके हमारा मूल्य समाज अपने अगल बगल के जो मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो मदद करना चाहिए, और वो किया भी जा रहा है बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में। अंधीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए मजदूरों को? सबसे पहले तो पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे मजदूर खुद इस बात को नहीं समझ सकते, तो ये तो साजिश की तहत हमारे मजदूरों को अनपढ़ रखा गया है। और जब तक वे अनपढ़ और निसहाय यानी गरीब नहीं बना के रखेंगे, तब तक ये समय पर इसी के माध्यम से मूल निवासी समाज को गुमराह किया जाता है। और जब तक ये मूल निवासी समाज को गुमराह नहीं करेंगे तो वो सत्ता में नहीं रख सकते हैं। तो अनपढ़ बनाने की उनकी योजना है। तो अब रह गई बात कि हम अपने लोगों को कैसे प्रबुद्ध करें, कैसे हम इस लायक बनाए कि वो जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, परिवर्तनवादी आंदोलन, उस परिवर्तनवादी आंदोलन का वह हिस्सा बन जाए। तो इसके हिस्सा बनाने के लिए हमको जो हमारा संगठन है मूल निवासी बुद्धिजीवों को, उनको आना पड़ेगा। जैसा ये परिवर्तन अगर बीजेपी और कांग्रेस वाली अगर परिवर्तन होती है तो हम उस परिवर्तन को परिवर्तन नहीं कहेंगे। हम अगर हमारे मजदूर, हमारे किसान किसको वोट देंगे? हम जब तक उसका विकल्प तैयार करके उनके लिए नहीं देंगे तो वो फिर किसको वोट करेंगे? और तो सबसे पहले हमको बेहतर विकल्प तैयार करना पड़ेगा जहां पर हमारे मूल निवासी भाई अपने आप को वहां पर अपना अधिकार का प्रयोग करे और फिर परिवर्तन में हिस्सा ले। साथियों, जो हमारी जो स्थिति है हमारे मजदूरों को, उनको इससे बाहर निकलने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे कानून बने हुए हैं। जैसा ये जो मुद्दा है श्रम विवाद, ट्रेड यूनियन और उद्योग, यह जो आइटम है, यह जो मुद्दा है, यह जो है हमारे संविधान के समवर्ती सूची में है। इस पर हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मतलब कानून बना सकती है। और वर्तमान समय में 45 सेंट्रल लॉ है और 200 के आसपास राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया लॉ है। इसके बाद भी इंटरनेशनल लॉ है, जिसका जैसे सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ हम देखते हैं ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई
और इस संगठन का संस्थापक सदस्य इंडिया है, भारत है। और इसके जो प्रावधान है 39 प्रावधान, उस प्रावधान पर भारत की सहमति है। और उसका पहला प्रावधान ही है कि मजदूरों से हम 8 घंटा काम लेंगे। और आज जो नया कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत मजदूरों से 12 घंटे काम लेने की बात कही गई है। दूसरा हम देखते हैं हमारे जो भारत में श्रम कानून के लिए जो आंदोलन चला 1870 में चला, जिस समय हमारे देश में मजदूरों को 16-16 घंटे काम लिया जाता था। उस आंदोलन का परिणाम जो है फैक्ट्रीज एक्ट आया, ये 1881 में सर बता रहे थे। और उस समय 16 से 14, फिर 14 से 12 घंटा काम लिया जाने लगा। उसके बाद हम आजाद हो गए। और आजादी के वक्त बाबा साहब संविधान लिख रहे थे और उनके जब हाथ में आई तो वो बाबा साहब ने फैक्ट्रीज अधिनियम को अपने मजदूरों के हित में किया। और उसमें ऐसी व्यवस्था की कि मजदूर के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किए गए। और उसमें 8 घंटे दैनिक और 48 घंटे सप्ताह में काम करने का प्रावधान था। तो ये बात है। आज के दिनों में, आज के समय में यूरोपीय देश जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, वहां पर 7 घंटे ही काम लिए जाते हैं और सप्ताह में 5 दिन ही काम करना पड़ता है। फिर भी वहां के मजदूर काम के घंटे कम करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। उनकी दलील है कि अब तो तकनीक का विकास हो गया और हमारी उत्पादक क्षमता जो है से इंक्रीज कर गया है, तो इसीलिए उद्योगपतियों को चाहिए कि काम के घंटे घटाए। और इस स्थिति में हमारे देश में जो है काम के घंटों को बढ़ाया जा रहा है। नया श्रम सुधार कानून जो है, इसके आने से क्या हुआ है कि हमारे जो किसान मजदूर हैं उसको बिल्कुल ही उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है। सबसे पहले उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले है कि मजदूर के जो भर्ती होंगे और भर्ती करना और निकालने का अधिकार उद्योगपतियों के हाथ में होगा। औद्योगिक विवादों में दखल नहीं देंगे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस विवाद में दखल नहीं देंगे। वो मजदूर के साथ जैसा व्यवहार करना हो उद्योगपति कर सकते हैं, जब मन होगा निकाल सकते हैं, जब मन हो सकता है रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेड यूनियन का हम उपयोग नहीं कर सकते हमारे मजदूर। अब जो नया कानून बनाया गया है विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा, जो अभी अब आने ही वाला है, उसके बाद हम श्रम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। दूसरा, अभी जो है पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चला जा रहा है। अब जो नया कानून आया है, इसके तहत शौचालय का डिमांड नहीं कर सकते हैं, वहां पर बिजली पानी और सुरक्षा का डिमांड नहीं कर सकते हैं उद्योगपतियों के हवाले से। और सबसे समान काम समान वेतन का जो है डिमांड नहीं कर सकते हैं, जो हमारे संविधान में भी उसका व्यवस्था है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारे मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। और यह सब जो है इसीलिए किया गया कि उनकी जो चाल है उसकी बात को नहीं समझे। उसके बाद एक जो है C81 अधिनियम है, सर उससे पहले भी चर्चा किए। और उसके बाद 1976 में त्रिपक्षीय परामर्श जो एक श्रम मानक कन्वेंशन है उसमें भाग लिया था इंडिया और उसका सदस्य है। उसमें ऐसा प्रावधान है कि जब कोई भी कानून अगर हम बनाया जाता है तो एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट के आपसी सहमति से बनाया जाएगा। लेकिन आज हम क्या देखें कि अपने मन से उस कानून को बना दिया गया और किसी से राय विचार नहीं लिया गया। इसका क्या मतलब है कि अभी का जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग में जो ब्राह्मण बनिया गठजोड़ है, वो बिल्कुल ही न जनता का, सामान्य जनता का और न हमारे मजदूर वर्गों का, न किसान का ख्याल कर रहा है, क्योंकि उनको चिंता ही नहीं है कि हमको इनके भरोसे हमको सत्ता में रहना है। अगर चिंता होती या उनमें ऐसी जो क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है वैसा नहीं होता, अगर उनको चिंता होती तो अब हमारे लोग जो है अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा उसका प्रयोग कहाँ करेगा, जब तक कि हम उसके लिए विकल्प तैयार नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमको ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है बुद्धिजीवी लोगों का संगठन चला रहे हैं। तो अगर वे परिवर्तन करना भी चाहें तो उनके लिए बेहतर विकल्प उपाय करना इस समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके जवाबदेही है। यही बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद सर, चूंकि एक जो बातें महत्वपूर्ण जो उभर के आई, एक नया प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंकों में हो, चाहे फिर अलग जो भी हमारी संस्थाएं हैं, उसमें जो द्विज है वो काबिज है लीडरशिप में। एक तो इस पर आपको बात रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 39 हमें पढ़ना चाहिए संविधान का। उसमें जो 5-6 पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पहला है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरा है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तीसरा है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। और अंतिम उसमें प्रोविजन है संविधान में 39 अंतिम जो पॉइंट है, बालकों का स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं दी जाए। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रतिक्रिया से रक्षा की जाए। मतलब इतना बढ़िया प्रोविजंस है स्टेट पॉलिसी में। उसको अगर लागू किया जाता तो इस 70 सालों में हम कहीं आगे होते। जब हमने संविधान लागू किया उस हालात से हम पीछे चले गए। हमारे जो मजदूर वर्ग है जिससे पूरा देश चल रहा है, आजाद सर ने पहले ही कहा जो कृषि है उसको उद्योग का दर्जा देना चाहिए, कृषि को रोका गया और इंडस्ट्री की ओर हम बढ़े और आज दुष्परिणाम हुआ। आजाद सर, लीडरशिप जो हमारा नहीं है एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या विकल्प है आजाद सर? नहीं, इस चीज को मैं दूसरे ढंग से लेता हूं कि लीडरशिप नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके तहत जहां तक क्लास वाइज और कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उसमें कोई हमारा आपको शॉर्टफॉल तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा लीडरशिप में नहीं है लोग। जो भी हमारा ट्रेड यूनियन है या मैनेजमेंट है या जो भी उस प्रोविजन के इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर में है, वो उसमें रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड क्लास ऑफ कम्युनिटीज का नहीं है। हमको उसी तरह देखना पड़ेगा कि वो लोग तो ठीक है, वो जेनेटिक रूप बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को रिप्रेजेंट तो जरूर करते हैं, लेकिन क्या उनकी मानसिकता सही में है वेलफेयर की करने की मानसिकता है क्या, या जिस पर्पस के लिए वो अगर किसी ट्रेड यूनियन या किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है तो वो क्या है, इसका जवाब होगा नहीं। बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त और उसके बाद में भी कहा था कि संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अगर के लोग अगर अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा, और संविधान कितना भी अच्छे लोग होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और इसका सीधा सा उदाहरण संवैधानिक प्रावधानों के अंदर वर्कमैन डायरेक्टर को ले लीजिए, उसमें भी हमारा लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। संविधान में आपका प्रोविजन भी है कि जो हमारे आर्टिकल 43A की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी जो मजदूरों का रिप्रेजेंटेशन वहां पे है, उसका भी प्रोविजन है। जो ओवरऑल जो एक प्रबंधन की सरकार की जो मानसिकता है, वैसे लोगों को ही उनको लेना है जो सिर्फ शारीरिक रूप से वो मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से उनके गुलाम हो। इसका एक है कि किसी भी जगह में कोई प्रावधान है उसको सही ढंग से उसको लागू होने नहीं दिया जा रहा है, और अगर उसके विरोध में भी किसी तरह से अगर बातें होती है तो वो जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उस तरह से उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है और उनका जो मेंटेलिटी है वो मेंटेलिटी वो उन्होंने गिरवी रख दिया है। जैसा कि आपने नाम दिया होगा, 15% लोगों के हाथ में उनकी माइंड है, लेकिन वो उनके पास वो गिरवी रखी हुई है। तो जो हमारा भारत का जो संविधान जो हमारा पढ़ाया गया, बार बार हम लोग बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इस डेमोक्रेसी का जो संविधान लिखने से पहले जो हमारा बैकग्राउंड था
जो ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ में हमको सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हमको चाहिए। एक सामाजिक रूप से भी हमारा लोकतंत्र स्थापित हो और आर्थिक रूप से भी हमारा लोकतंत्र स्थापित हो और भारत एक वेलफेयर राष्ट्र के रूप में ही उभरे। वेलफेयर की प्रोविजन तो की गई, लेकिन क्या सही ढंग से वेलफेयर के जो मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया? अभी वेलफेयर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के नाम पे जो 70-72 साल की सरकारें संविधान लागू होने के बाद करती रही है, क्या मजदूरों को मनरेगा मिलता रहा है, वृद्धा पेंशन मिलता रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिलता रहा है, इस तरह से ये छला जा रहा है। कोई ये परमानेंट सोल्यूशन की बात उनके मानसिकता में है ही नहीं, क्योंकि वो संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए ईमानदार नहीं है, वो मानसिक रूप से ईमानदार नहीं है। और इसी संवैधानिक प्रावधानों में से लोक लुभावन कुछ ऐसी चीजों को लेके आएंगे कि एक क्षणिक पीरियड के लिए जो हमारे मजदूर वर्ग है, जो सही मायने में जो कामगार वर्ग है, जो सही मामले में ये देश के जो पिलर हैं, जिनके बगैर इस देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है, उनको एक टेम्पररी कुछ मेजर्स देके उनको छल लिया जाता है और पावर ले लिया जाता है और फिर वो उस हिसाब से जो है ना, जो उनकी स्थिति है निरंतर बनी रहती है। उनकी स्थिति, मेरा तो ये कहना है कि उनकी स्थिति बनी रहे वो भी ठीक है, लेकिन जो निरंतर प्रयास होता रहता है कि उनकी स्थिति बद से और बदतर होती जाती रहती है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि अगर किसी मजदूर का अगर इतिहास अगर आप देखते हैं तो आप अगर पाएंगे कि अगर कोई आज की डेट में अगर मजदूरी कर रहा है तो 50 साल पहले कम से कम उसका एक घर हुआ करता था, कम से कम वो भूखे नहीं मरता था, कम से कम वो अपने पैसे पे आके है। स्थितियां ऐसी तैयार कर दी गई, न वेलफेयर हुआ, न कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी जहां से कि वो जीविका उपार्जन कर सकता है, और स्थितियां और बद से बदतर होती जा रही है। इस तरफ ध्यान आकर्षण की आवश्यकता है कि हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ हमको सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लाना ही होगा, क्योंकि जब तक इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अभी दिखा जा रहा है कि मजदूर वर्ग पे पड़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे भारत की इकोनॉमिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी जो कोरोना महामारी और कोविड-19 का दौर चल रहा है, अगर इस तरह का अगर हो सके, अगर इस तरह का अगर निरंतरता, इस तरह की महामारी की अगर निरंतरता अगर बढ़ती है तो यहाँ की भारत की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। क्यों कोलैप्स कर जाएगी? क्योंकि यहाँ का जो मेजॉरिटी क्लास है वो सक्षम और सबल नहीं है, और वो सक्षम और सबल सिर्फ अपने कारण नहीं है, क्योंकि सक्षम और सबल बनाने की जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने ईमानदारी पूर्वक ये काम नहीं किया, इसी कारण वो निर्बल हो गए और हो न सके कि भारत की इकोनॉमी एक दिन कोलैप्स कर जाएगी, जिसके जिम्मेदार उन्हीं के ऊपर होगी जिनको कि भारत को एक वेलफेयर राष्ट्र के रूप में उनको लेके चलना था। जी सबसे पहले तो मैं, जो संगठन है हमारे बहुजन मूल निवासी क्लास से, मैं उन्हें मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, या फिर उसके बाद जो पढ़ा एजुकेशन लिया है लेकिन बहुत मिनिमम एजुकेशन लिया है, जो कि वो मतलब मेन स्ट्रीम को नहीं समझता है, इन लोगों को वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें जागृति का काम तेजी से करे और इन्हें जागृत करे, पहला चीज। और दूसरा चीज हम देखें, हम बोलेंगे सरकार के लिए क्या मैसेज दें हम लोग, तो सरकार को चाहिए कि ये जो देश का जो मेजोरिटी तबका है, ज्यादा लोग है, यदि आप इसे परेशान कर रहे हैं या फिर इसका अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये यदि उग्र होता है तो फिर ये सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक लिमिट होता है किसी चीज को झेलने का। तो हम यदि ये जो वर्ग है झेलने का जो लिमिट पार हो जाएगा तो फिर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए ये इस स्थिति को आने से पहले ही सरकार को सतर्क होके और इन वर्ग के और ये जो समस्या है मजदूरों का, इन पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए।
जी जी मेरा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका मैसेज क्लियर कट है, उसमें कोई एडिशन डिलीशन की आवश्यकता भी नहीं है। जो उन्होंने शिक्षित बनों की बात की थी, तो सबसे पहले अगर मजदूर वर्ग और जो भी मेजोरिटी क्लास है, उनको शिक्षित बनो और शिक्षित करो का जो नारा है वो उनको बुलंद करना पड़ेगा। और चूंकि ये डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, और उनके वेलफेयर की बात तब होगी जब उनका सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन कार्यपालिका में जाएगा। तो उनको अपने वोटिंग राइट को समझना है, और उनको किसी भी भ्रामक प्रचार के तहत, संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो उनको एक अपना एक जो राइट टू वोट है उसके तहत जो चुनना है, और उसमें जो उनको एक एमएलए, विधायक और सांसद चुनना है, उसको अगर वो सही ढंग से जज करके अगर वो चुनते हैं, तो उनके वेलफेयर की कुछ बात हो सकती है। तो ये मेरा दो मुद्दा और दो एक मैसेज है उन तमाम मजदूर संगठनों के लिए या मजदूर भाइयों के लिए, जो भैया आप थोड़ा सा शिक्षित बनिए और अपने परिवार के कम से कम एक सदस्य को शिक्षित कीजिए, चाहे उसके लिए आपको जो कुर्बानी ढूंढनी पड़े। और उसके बाद जो आपके उंगली का जो ताकत है, जो आपके उंगली की जो ताकत है, राइट टू वोट, जिससे आप सत्ता हासिल कर सकते हैं और सत्ता के गलियारे में प्रवेश कर सकते हैं, ताकि आपके वेलफेयर की बात करने वाला कोई ईमानदार व्यक्ति वहां पे पहुंचेगा। इसके महत्ता को समझना पड़ेगा। ये मेरा दो मैसेज है। धन्यवाद। जी जी, बढ़िया सर। फूले साहब ने भी सभी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन जो है बताया है, शिक्षा है। मंदिर जी। जी हाँ ठीक है। मैं मैसेज के तौर पर सबसे पहले सरकार को ही कहना चाहता हूँ कि औपचारिक क्षेत्र में बहुत कम नौकरियां हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में 81% कार्यरत है, और औपचारिक क्षेत्र में 18% लोग कार्यरत है। और अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर लेता हूँ क्योंकि मॉनिटरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं लीव लेता हूँ। उनका अनुमान है कि अप्रैल 2020 में लगभग 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं एक महीने में, और पूरा बेरोजगारी जो है 40 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार होने वाले हैं। तो इनको भूखमरी के शिकार नहीं बनाया जाए, नहीं तो ये आंदोलित हो उठेंगे और फिर अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर भी निकल सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात, जो हम संगठन और अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि क्रांति का जो मूलभूत नियम है वह है, जो भी अगर परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं तो क्रांति के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि शोषित और पीड़ित जनता महसूस कर ले कि अभी जो चल रही व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम जीने के लिए सक्षम नहीं है, असंभव है। यह काफी नहीं है, बल्कि जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, ये मार्क्स की उक्ति है, उनको भी लगे, अब इस परिस्थिति में आना चाहिए समाज के, क्योंकि उनको भी लगे कि हम जो है पुराने तरीके से अब लोगों को नहीं चला सकते हैं। ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ेगा हमारे लोगों को। सामाजिक आंदोलन के लिए उपजाऊ जमीन तब उपलब्ध होती है जब प्रतिकूल परिस्थितियों में जी रहे लोगों को वर्तमान समाज व्यवस्था का बेहतर विकल्प दिखाया जाए। इसके लिए हमारे संगठन चलाने वाले बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो यही है हमारे लोगों के लिए संदेश। जी बहुत बढ़िया। आप सभी पैनलिस्टों ने बहुत ही बेहतर तरीके से जो समस्या है उनका सॉल्यूशन, सोसाइटी को जो मैसेज है, गवर्नमेंट को जो थ्रेटनिंग है और जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सभी मुद्दों पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बातें रखी। आप सभी पैनलिस्ट का, अंजीर सर, विकास जी और आज़ाद सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमें अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो मजदूर जिस हालात में है, उनका जैसे भी हो, जितना भी हम सामर्थ्य हैं
उतना हमें मदद करनी चाहिए। सरकार को भी अपनी दायित्वों के प्रति आगाह करते रहनी चाहिए। संगठन के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जितना भी माध्यम वो अपना सकते हैं उनको अपनाते हुए हमारे समाज को प्रबोधित करते रहना चाहिए। रक्त विहीन क्रांति के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है। इसी आशा और विश्वास के साथ एमबीएन न्यूज नेटवर्क आप बराबर देखेंगे। हमारे 6 से 7 बजे का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। जय भीम।